are you all? I welcome you all back to your history class. I am Soumya and I am your history educator. In case आपने हमारी previous videos नहीं देखी हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए and do not forget to like and subscribe to our channel. Learn करो class 11 and 12. आज हम history का एक new chapter start करने वाले हैं जो कि है आपकी history book का chapter number 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आए लोगों की रिलीजियस बिलीव्स और कौन कौन से रिलीजियस बिलीव्स या न्यू प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुई, उसी के साथ साथ कौन से न्यू डिवोशनल टेक्स्ट कंपाइल किए गए, कौन से पीरियड में 8 to 18 सेंचुरी के पीरियड में। सो इसी का आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें मिड फर्स्ट मिलेनियम की, तो उस टाइम पे जो लैंडस्केप था ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मतलब जो हमारा इंडिया था, इंडिया का जो लैंडस्केप था उसमें बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, स्तूपास और मोनेस्ट्रीज बनी, यानी कि नए नए रिलीजन्स आने लगे, इवॉल्व होने लगे। और उसी के साथ साथ लोगों ने अपने अपने रिलीजन के जो स्तूपास, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, स्तूपास बनाने स्टार्ट कर दिए थे लोगों ने। उसी के साथ साथ जो बुद्धिज्म से रिलेटेड लोग थे उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनानी स्टार्ट कर दी थी। और उसी के अलावा जो लोग हिंदुइज्म या फिर उससे रिलेटेड जो रिलीजन्स थे उनसे रिलेटेड थे उन्होंने टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। These typified certain religious beliefs and practices while others have been reconstructed from textual traditions, यानी कि हमें उस टाइम पे एग्जिस्ट करने वाली रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ तो कहाँ से पता लगता है, इन रिलीजियस स्ट्रक्चर से, और दूसरा कहाँ से पता लगता है, रिलीजियस टेक्स्ट से, जैसे कि पुराण्स हो गए। न्यू टेक्सचुअल सोर्सेस। अब टेक्सचुअल सोर्सेस क्या होती हैं, अलग अलग टेक्सचुअल फॉर्म में लिखी गई चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें लिखी गई हैं जो टेक्स्ट फॉर्म में हैं उनको, वो उन सोर्सेज से हमें बहुत कुछ पता लगता है उस टाइम के रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में, इसके अलावा लोगों के कल्चर के बारे में, जो कि हमें इस टाइम पीरियड के कॉम्पोजिशंस हो गए, जैसे जो कि अलग अलग पोएट सेंट्स ने लिखे थे, जिन्होंने ज़्यादातर इनको किसमें उस टाइम पे किसमें एक्सप्रेस किया था, ओरली एक्सप्रेस किया था, यानी कि उस टाइम पे ये रिटन फॉर्म में नहीं लिखे गए थे, पहले इनको ओरली यानी कि बोल के ही अपनी वो जो टीचिंग्स थी, जितने भी सेंट्स होते थे अपनी टीचिंग्स को ओरली ही एक्सप्रेस करते थे, जो कि रीजनल लैंग्वेज में होती थी, जो कि ज़्यादातर ऑर्डिनरी पीपल वहाँ के बोलते थे। अब रीजनल लैंग्वेज का यूज़ इसलिए होता था ताकि जो भी सेंट्स अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो कॉमन पीपल तक इजीली कन्वे हो सके। These compositions, which were often set to music, were compiled by disciples. अब इनकी ये जो टीचिंग्स थी इनको बाद में कंपाइल किसने किया, इनके डिसाइपल्स ने। डिसाइपल्स यानी कि स्टूडेंट या जो इनके भक्त थे, उन्होंने बाद में इनको रिटन फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया बाय डिसाइपल्स और डिवोटीज जनरली आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट सेंट्स, यानी कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब जो पोएट सेंट्स होते थे उनकी डेथ हो जाती थी, उसके बाद उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया था एक रिटन फॉर्म में। मूविंग फॉरवर्ड, हिस्टोरियंस ऑल्सो ड्रॉ हेगियोग्राफीज और बायोग्राफीज। हेगियोग्राफीज मैंने आपको बताया था, हेगियोग्राफीज क्या होती है, किसी सेंट के लाइफ के बारे में एक रिटन टेक्स्ट, उसको बोलते हैं हेगियोग्राफीज। सिमिलरली बायोग्राफीज जो थी सेंट्स की, जो भी उनकी टीचिंग्स होती थी उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया किन्होंने, उनके फॉलोअर्स ने या फिर उसी रिलीजियस सेक्ट के मेंबर्स ने। These may not be literally accurate. अब लिटरली ये इनमें कुछ फॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट ये नहीं है, लेकिन इनसे हमें ग्लिम्स यानी कि झलक मिलती है कि उस टाइम पे जो डिवोटीज थे वो क्या सोचते होंगे अपने रिलीजियस गुरु के बारे में, या फिर डिवोटीज परसीव द लाइफ ऑफ दीज पाथ ब्रेकिंग मैन एंड वुमेन, या फिर ये भी पता लगता है कि ये जो पाथ ब्रेकिंग मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन या वुमेन उस टाइम के थे, उन लोगों की लाइफ कैसी रही होगी, इसकी भी हमें एक इंसाइट मिलती है। These sources provide us with the insights into a scenario characterized by dynamism and diversity. इसी के साथ साथ इनसे हमें एक इंसाइट भी मिलती है कि उस टाइम का सिनेरियो यानी कि उस टाइम की सिचुएशन कितनी डायनामिक और कितनी डाइवर्स हुआ करती थी।
मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे अ मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मोज़ैक का क्या मतलब होता है? एक पिक्चर। किसकी पिक्चर बताई जा रही है? उस टाइम के रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ बताने की कोशिश हो रही है। Perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of wide range of gods and goddesses। यानी कि जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर, जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर उस टाइम का आया वो ये था कि अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस की वर्शिप करनी लोगों ने स्टार्ट कर दी थी इन स्कल्पचर एज वेल एज इन टेक्स्ट। यानी कि उनके स्कल्पचर्स भी बनाने, यानी कि मूर्तियां भी बनानी शुरू कर दी थी। These indicates the continued and even extended worship of the major deities। Major deities मतलब उस टाइम के जो मेजर देवी देवता होते थे वो कौन से थे? विष्णु, शिवा and the goddesses, each of whom was visualized into a variety of forms। यानी कि विष्णु और शिवा दोनों के ही फॉर्म्स यानी कि इनकारनेशंस माने जाते थे कि इनके अलग अलग रूप भी होंगे, यानी कि विष्णु और शिवा और उनके अलग अलग रूपों की भी पूजा की जानी शुरू कर दी थी। Historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work। यानी कि अब हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, जो इन चीज़ों को उस टाइम के रिलीजियस ट्रेडिशंस को जो स्टडी करते हैं वो दो कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं। पहला क्या है? वन वॉज द प्रोसेस ऑफ डिसएमिनेटिंग ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज। यानी कि डिसएमिनेटिंग मतलब स्प्रेड, कि उस टाइम पे जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहे थे। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट। और इसका एग्जाम्पल हमें किससे पता लगता है कि उस टाइम पे जो पुराने टेक्स्ट थे उनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा था, उसी के साथ साथ उनको कंपोज किया जा रहा था और कंपाइल किया जा रहा था, साथ ही साथ उनको फर्दर जनरेशंस रीड कर सके इसलिए प्रिजर्व भी करके रखा जा रहा था इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। और वो किस में लिखे जा रहे थे? सिंपल संस्कृत में। क्यों? क्योंकि ताकि उनको जो कॉमन पीपल हैं वो भी इजिली रीड कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड, जो सेकेंड डेवलपमेंट थी, at the same time there was second process at work। second development क्या थी? that of the Brahmins accepting and reworking the beliefs and practices of these and other social categories। यानी कि जो ब्राह्मण्स थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे दूसरी सोशल कैटेगरीज के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को भी, या फिर उस टाइम पे जो न्यू इवॉल्विंग बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं उनको भी धीरे धीरे रिकग्नाइज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इसमें से जो ज़्यादातर बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थे वो एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डेवलप हुए, और एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग मतलब एक कन्वर्सेशन था किसके बीच में? what sociologists have described as the great Sanskrit Puranic tradition and little traditions throughout the land। यानी कि जो हमें पता लगता है सोशियोलॉजिस्ट ने जैसे हमें बताया है कि उस टाइम पे कौन कौन से ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते थे और कौन कौन से छोटे या बड़े ट्रेडिशंस उस टाइम पे होते थे। वर्शिप ऑफ द गॉडेस ऑफन सिंपली इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्मीयर्ड विद ऑकर मतलब येलो कलर। उस टाइम पे कैसे होता था? एक स्टोन पे येलो कलर डाल के उसकी पूजा, उसको भगवान मान के उसकी पूजा करने लगते थे और ये ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। These local deities were often incorporated with the पुरानिक फ्रेमवर्क। यानी कि ये जो देवी देवता थे, लोकल देवी देवता थे, इनके बारे में किस में लिखा गया था? पुरानिक टेक्स्ट में। बाय प्रोवाइडिंग देम एन आइडेंटिटी एज द वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डाइटीज। यानी कि जितनी भी फीमेल डाइटीज थी उनको क्या माना जाता था कि वो वाइफ हैं किसकी? जो मेल डाइटीज यानी कि मेल देवी देवता होते थे उनकी। समटाइम्स दे वर इक्वेटेड विद लक्ष्मी। यानी कि जो फीमेल देवियां होती थी उनको क्या माना जाता था? लक्ष्मी, जो कि विष्णु की वाइफ थी, और कभी कभी उनको माना जाता था पार्वती, जो कि शिवा की वाइफ थी। मूविंग फॉरवर्ड, अब कौन सा डिफरेंस आया और उसने किस कन्फ्लिक्ट को राइज किया? Often associated with goddess were forms of worship that were classified as tantric। यानी कि वर्शिप के साथ ही एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट था तांत्रिक का। तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। दे वर ओपन टू वुमेन एंड मेन। यानी कि मेन और वुमेन दोनों ही इन प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा इंडल्ज थे। मेनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस शैविज्म। शैविज्म मतलब जो शिवा के डिवोटीज हैं, जो शिवा की पूजा करते हैं और जो शिवा के भक्त हैं, उनको उस फिनोमिनन को क्या मानते हैं? शैविज्म कहा गया है।
एज वेल एज बुद्धिज्म, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे, शैविज्म से, और दूसरा बुद्धिज्म से, स्पेशली इन द ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कहाँ के लोग, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स के लोग। द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन, यानी कि जो वैदिक पीपल थे वो किसको मानते थे, कौन से देवी देवता को मानते थे, जैसे कि अग्नि, इंद्रा एंड सोमा, जो कि मार्जिनल फिगर्स यानी कि बहुत बड़ी फिगर्स बन गई थी, लेकिन वो बहुत कम रिप्रेजेंट होती थी, यानी कि बहुत रेयरली ही देखा जाता था, किसमें, टेक्सचुअल या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस इनकी बहुत कम हुई हैं। देयर वर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। अब जो लोगों के आइडियाज थे उनमें कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाता था। दोज हु वैल्यूड द वैदिक ट्रेडिशन ऑफन कंडेम्ड प्रैक्टिसेस दैट वेंट बियॉन्ड द क्लोजली रेगुलेटेड कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन, यानी कि जो लोग वैदिक ट्रेडिशन को मानते थे, वैदिक ट्रेडिशन मतलब वेदास पे बिलीव करते थे, वो क्या कहते थे कि जो कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन है ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस और प्रिसाइजली चैंटेड मंत्रास, यानी कि वो क्या कहते थे कि ये जो सैक्रिफाइसेस की प्रैक्टिस है उसको वो बहुत ज़्यादा कंडेम करते थे। Moving forward, on the other hand, those engaged in tantric practices frequently ignored the authority of Vedas, यानी कि जैसे मैंने बताया जो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे वो वेदास को मानने से इनकार करते थे। The traditions of devotion और भक्ति need to be located within this context. Devotional worship had a long history. अब इसी के साथ क्या ओरिजिनेट हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशनल वर्शिप, जिसको हम भक्ति भी बोलते हैं, कि उस टाइम पे भक्ति का ट्रेडिशन एकदम से इवॉल्व हुआ, जो कि बहुत साल पुराना एक ट्रेडिशन था। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन रेंज फ्रॉम रूटीन वर्शिप ऑफ डाइटीज विद इन टेम्पल्स, यानी कि जो लोग भक्ति कैसे करते थे, रूटीन अपने रेगुलर रूटीन में वो टेम्पल्स में जाते थे और डाइटीज की वर्शिप करते थे विद इन दी टेम्पल्स टू एक्सटैटिक अडोरेशन वेयर डिवोटीज अटेन्ड अ ट्रांस लाइक स्टेट, यानी कि नॉर्मल वर्शिप से लेके वो किसमें चले जाते थे, ट्रांस लाइक सिचुएशन मतलब अपनी ही दुनिया में खो जाना, एक ट्रांस में चले जाना, एक बिल्कुल अलग ही वर्ल्ड में चले जाना जहाँ पे वो इतने ज़्यादा डिवोटेड होते थे कि उनको अपनी आसपास के सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। इतने ज़्यादा वो भक्ति में क्या हो जाते थे, एक ट्रांस में चले जाते थे। ट्रांस मतलब एक अलग ही दुनिया में खो जाना। The singing and the chanting of devotional compositions were often part of such modes of worship, यानी कि इस mode of worship में जो बेसिक फीचर होता था वो क्या था, सिंगिंग एंड चांटिंग, यानी कि वो मंत्रा को क्या करते थे, गाते थे और चैंट करते थे। दिस वॉज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द वैष्णविज्म इन शैवा टेक्स्ट, यानी कि जो लोग विष्णु की पूजा करते थे और शिवा की पूजा करते थे वहाँ ये ज़्यादा प्रेवलेंट होता था। अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, अगर हम बात करें कि भक्ति का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्ली ट्रेडिशंस कौन कौन से इसमें देखे गए। Historians of religion often classify भक्ति traditions in two broad category। अब भक्ति को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है सगुण, सगुना, और दूसरी कौन सी है, निर्गुणा। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, किसको, भक्ति को, सगुण एंड निर्गुण। द फॉर्मर इंक्लूडेड, फॉर्मर यानी कि अगर हम सगुण की बात करें इसमें क्या आता था, इसमें फोकस होता था वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज, यानी कि कुछ स्पेसिफिक देवी देवताओं की सगुण में क्या करी जाती थी, वर्शिप करी जाती थी। सगुण कॉन्सेप्ट के अंडर किसकी वर्शिप होती थी, जैसे कि शिवा, विष्णु और उनके जो अलग अलग अवतार थे उनकी, या फिर उनके इनकारनेशंस की पूजा की जाती थी। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि है निर्गुण का, निर्गुण में किसकी वर्शिप होती थी, निर्गुण भक्ति ऑन दी अदर हैंड वाज वर्शिप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड का क्या मतलब है कि इसमें तो वर्शिप होती थी सगुण में तो जो देवी देवताओं और उनकी इनकारनेशंस हो गई उनकी, लेकिन इसमें होती थी फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप, यानी कि ऐसे भगवान जिनको देखा ना जा सके, विच कैन नॉट बी सीन और टच, तो उनकी वर्शिप इसमें करी जाती थी, यानी कि निराकार या फिर फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप इसमें की जाती थी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट या फिर इनविजिबल
होते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय द अलवर्स एंड नायर्स, यानी कि जो ज़्यादा शुरू के जो भक्ति मूवमेंट्स हुए वो किन्होंने, कौन सी कास्ट ने करे, जो अलवर्स थे या फिर नायनर्स थे उन्होंने करे। उन लोगों ने ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह और क्या कहते हैं, हिम्स गाए। हिम्स यानी कि भजन गाए, किसकी प्रेज में, भगवान की प्रेज करते हुए उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भगवान के भजन को चैंट किया। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम अगर बात करें कि उस टाइम पे कास्ट का सिस्टम कैसा होता था। Some historians suggest that Alvars and Nayanars initiated a movement of protest against caste system। तो अलवर्स और जो नायनर्स थे उन्होंने क्या किया, कास्ट के अगेंस्ट, एक उस टाइम का जो कास्ट सिस्टम जो इतना ज़्यादा रिजिड था उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई और एक मूवमेंट स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट, ब्राह्मण्स की डोमिनेंस के अगेंस्ट। The importance of the traditions of Alvars and Nayanars was sometimes indicated by the claim that their composition were as important as the Vedas। Very important, यानी कि उनका जो मेन हाईलाइट था वो क्या था उनके मूवमेंट का, कि जो अलवर्स और नायनर्स थे वो ये मानते थे कि जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो भी उतने ही इक्वल हैं जितने कि वेदास हैं। For instance, one of the major anthologies of composition by Alvars and Nayara Divya Prabandham was frequently, अब उनका अलवर्स का एक टेक्स्ट था, क्या था वो, नालायरा दिव्या प्रबंधन was frequently described as तमिल वेदा, जिसको क्या कहा जाता था, तमिल वेद भी कहा जाता था। Thus claiming that the text was significant as the four Vedas। तो वो क्या मान रहे थे कि ये जो तमिल वेद है वो उतना ही इक्वल है जितने कि बाकी के 4 वेद हैं, उतने ही वैल्यू हमारा तमिल वेद भी रखता है। इन संस्कृत दैट वर चेरिश्ड बाय द ब्राह्मण्स, यानी कि जो 4 वेद जो हैं हमारा, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन चारों वेद के इक्विवेलेंट जो संस्कृत में जो 4 वेद लिखे हैं ब्राह्मण्स ने, उतना ही इक्वल कौन सा वेद है, उनका तमिल वेद भी उतना ही ज़्यादा इक्वल है। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम बात करें वुमेन डिवोटीज की, कि वुमेन की क्या सिचुएशन थी और वुमेन कितना ज़्यादा इसमें इंडल्ज थी। Perhaps one of the most striking features of these traditions was the presence of women, यानी कि जो सबसे striking feature देखा गया है वो क्या है, women की presence। The compositions of Andal, a woman of Alvar। अब एक woman थी जिनका क्या नाम था, अंडल, जो कि कहाँ से थी, अलवर से थी। were widely sung and continue to be sung to date, यानी कि जो भी उन्होंने कंपोज किया था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गाया जाता था और आज तक भी उनके कॉम्पोजिशंस को लोग पढ़ते हैं और गाते हैं। किसके कॉम्पोजिशंस को, अंडल के। अंडल सॉ हरसेल्फ एज द बिलोवेड ऑफ विष्णु, यानी कि अंडल जो थी वो क्या मानती थी कि मैं विष्णु की बिलोवेड हूँ, वो विष्णु की इतनी बड़ी भक्त थी कि वो ये मानती थी कि मैं विष्णु की एक बिलोवेड हूँ। हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर द डाइटी, यानी कि जो उन्होंने लिखा है उससे हमें पता चलता है कि वो विष्णु की कितनी बड़ी एक डिवोटी थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को विष्णु की बिलवेड भी कहती हैं। अनदर वुमेन, अब एक और अंडल के अलावा जो दूसरी वुमेन है वो कौन है, कराइकल अम्मैयर। अब ये क्या मानती थी, जैसे अंडल मानती थी अपने आप को विष्णु की भक्त, ये मानती थी अपने आप को शिवा की भक्त। ये मानती थी कि मैं शिवा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेस्टिसिज्म। अब जो दूसरी वुमेन थी कराइकल, इन्होंने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया शिवा की पूजा करने के लिए, वो पाथ था एक्सट्रीम एसेस्टिसिज्म, यानी कि एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन इन्होंने अडॉप्ट किया इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। हर कॉम्पोजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद इन दी नैयर ट्रेडिशन, यानी कि नैयर ट्रेडिशन में इनके कॉम्पोजिशंस को आज तक भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब अगर हम बात करें रिलेशंस विद द स्टेट, यानी कि उस टाइम पे क्या रिलेशंस होते थे कॉमन पीपल के किसके साथ, वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि स्टेट यानी कि किंग्स के साथ कैसे रिलेशनशिप होते थे। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम देयर इज एविडेंस ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है कि उस टाइम पे स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द पल्लव्स एंड पांड्याज, यानी कि पल्लव्स और पांड्याज ये जो 2 कास्ट थे इनकी भी स्टेट्स अपनी एग्जिस्ट करती थी। While Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, यहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलिंग कल्चर कौन सा था, बुद्धिज्म और जैनिज्म का।
ड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट एंड आर्टिशन कम्युनिटीज, यानी कि ज़्यादातर बुद्धिज्म और जैनिज्म को कौन प्रमोट कर रही थी, कौन सी कम्युनिटीज, आर्टिशंस और मर्चेंट्स की। दीज रिलीजियस ट्रेडिशंस रिसीव्ड ओकेजनल रॉयल पैट्रनेज, लेकिन जो किंग्स थे उनसे इन रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। One of the major themes in Tamil Bhakti hymns is the poet's opposition to Buddhism and Jainism. अब जो तमिल के भक्ति हिम्स हैं उसमें ज़्यादातर क्या दिखाया है, एक ऑपोजिशन दिखाया है। किसको, जो पोएट्स थे वो किसको अपोज कर रहे थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म को। हिस्टोरियंस हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन दिस हॉस्टिलिटी बाय सजेस्टिंग दैट इट वाज ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर रॉयल पैट्रनेज, यानी कि जो रॉयल पैट्रनेज बुद्धिज्म और जैनिज्म को मिल रही थी, जो अटेंशन बुद्धिज्म और जैनिज्म को मिल रहा था, वो दूसरे जो रिलीजियस सेक्ट थे उनको भी चाहिए था, इसलिए ये एक प्रॉब्लम जो थी वो अराइज हुई। द किंग्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हिम्स इन द टेम्पल्स अंडर रॉयल पैट्रनेज। तो इसीलिए जो किंग्स थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया, जो तमिल में कंपोज हुए हिम्स थे शिवा के, वो टेम्पल्स में गाने शुरू कर दिए। टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू अ टेक्स्ट, और उन्होंने क्या सोचा कि हम ही इनको एक टेक्स्ट में फॉर्म करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। And with this we come to an end of our today's session. I hope आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को कैसे लेंथ देनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना शॉर्ट या कितना लेंथी आंसर लिख के आना है, इसी तरीके के आपके जो सारी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। And now I shall see you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.